Hello students, welcome back to my YouTube channel KS Chem Class and I'm your chemistry tutor कीर्ति शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10 चैप्टर 1 कर रहे थे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। वैसे तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है along with all the type of reaction, balancing and all. Now we are left with only the question answers, the main important question answers. तो अगर आप आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर आप उन्हें कर लेते हैं so you will obviously get more than 90% in the first chapter. So it is very important आप ये वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा, कॉपी साथ में रखिएगा, आंसर साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा एंड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी पेपर में टेस्ट में आ ही जाते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स व्हेन पाउडर्ड and heated strongly in open china dish its color changes to black, ठीक है। When hydrogen gas is passed over this black substance it regains its original color. Based on above information answer the following question, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे पढ़ते हैं ना रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल, ठीक है। अब रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल कौन सा हमने जनरली फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है? कॉपर पढ़ा है, ठीक है। और कॉपर हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी यूज़ होता है। अब जब कॉपर को पाउडर बना के हीट करते हैं स्ट्रांगली ओपन चाइना डिश में तो इसका कलर चेंज होता है ब्लैक। तो अगर आपने वीडियो देखी है सारी जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जस्ट लास्ट जो अपना 5th पार्ट था उसी में ही हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यही वाला क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको आंसर क्या करना है? नेम दी मेटल, मेटल का नाम बताना है। तो मेटल का नाम हमें यहाँ पता चल गया। मेटल क्या है आपका? कॉपर। अब जब आप कॉपर लिखते हैं ना उसका सिंबल भी ज़रूर लिख दो Cu, ताकि कोई चांस ही ना रहे आपके मार्क्स कट सके, ठीक है। एंड द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म, ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या बना है वो भी लिखना है, ठीक है। तो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या बना है उससे पहले मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ दी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो दो रिएक्शन है उन दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी है। दो रिएक्शन कौन कौन सी है? पहली रिएक्शन, जब भी क्वेश्चन आपको बड़ा दिया जाता है ना उसको आपको छोटे छोटे पार्ट में करके सॉल्व करना होता है। तो पहला पार्ट क्या है यहाँ पे? When powdered and heated strongly in an open china dish, its color changes to black. तो पहला पार्ट है आपका ये। तो पहली रिएक्शन लिखनी है आपको इसके लिए जिसमें कॉपर अपना कलर चेंज कर रहा है। तो कॉपर है हमारे पास Cu, ठीक है। उसे हीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? ओपन है। ओपन मतलब जनरली ऑक्सीजन होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे ही हमने उसे हीट किया, हीट के लिए या तो एरो के ऊपर लिख देना है हीट या फिर ऊपर लगा देना है ऐसे ट्राइंगल का सिंबल जिसका मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। तो क्या बनाता है? ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है और ये कॉपर ऑक्साइड ही क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन आपको जो भी लिखने वो हमेशा बैलेंस लिखनी है, कभी भी अनबैलेंस रिएक्शन मत लिख कर आना पेपर में, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पे 2 आएगा और Cu के आगे भी 2 आ जाएगा। अब ये बैलेंस्ड है। अगर आप एक बार को स्टेट सिंबल नहीं लगाते ना दैट विल रन, बट बैलेंस्ड इक्वेशन ज़रूर लिखना, ठीक है। अगर आप स्टेट सिंबल भी मांगते हैं तो देखो कॉपर सॉलिड है, ऑक्सीजन हमारा गैस है और इसने साफ साफ लिखा है इट्स कलर चेंजेस, जो सॉलिड था उसका कलर। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ना ये भी सॉलिड ही बनता है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस इट रीगेन्स इट ओरिजिनल कलर, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है ये, मतलब इसी कॉपर ऑक्साइड में जो दूसरी रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का था उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होता है? वो कहता है वो रीगेन कलर कर लेता है अपना एक्चुअल कलर। मतलब कॉपर जो ब्राउन कलर का था वो फिर से ब्राउन में आ जाता है, मतलब ब्लैक से वो फिर ब्राउन में आ गया, मतलब वो क्या बन गया? कॉपर बन गया। कॉपर बन गया तो बचा क्या हमारा? H2O, ठीक है। तो ये हमारे ब्लैक से किस में आ गया है? ब्राउन में आ गया है,
क्योंकि कॉपर इज ब्राउन इन कलर। तो अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसमें ये भी पूछा था ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या बना है, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या बना है हमारा, कॉपर ऑक्साइड। तो जब भी अभी मैंने बताया आप नाम भी लिखिए और साथ में उसका सिंबल भी लिख दीजिए। तो कॉपर ऑक्साइड बनाओ, कॉपर ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, CuO। ठीक है, सो ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, जिसमें से 1 मार्कर ये फर्स्ट पार्ट के लिए हैं, 2 मार्क्स ये सेकंड पार्ट के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन पूछी हैं एंड ये क्वेश्चन 2 बार आया है। सिर्फ 2 बार नहीं आया, इससे अलावा ये कई बार सैम्पल पेपर्स में भी आया है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिट्टो क्वेश्चन ही आएगा, हो सकता है सिर्फ एक ही रिएक्शन पूछें, हो सकता है सिर्फ पहला पार्ट ही पूछें या MCQ फॉर्म में दे दें। So this is a repeated question based on the oxidation reduction reaction. Now let's move to the next question. Classify the following reaction into different types. पहली रिएक्शन है AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. अब देखो इसका नाम पूछा नहीं है बट मैं बता दे रही हूँ आपको। AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये AQ मतलब एक्वस फॉर्म में, मतलब सिल्वर नाइट्रेट आपका सॉलिड रहा होगा, उसको पानी में मिक्स करें तो ये एक्वस बन गया। देन NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या दे रहा है, AgCl दे रहा है। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिल्वर क्लोराइड जो बन रहा है ना यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। सॉलिड मतलब 2 लिक्विड को मिलाया और सॉलिड बन जाए तो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, खैर आगे पढ़ते हैं। इसको आपको बताना है कि ये इनटू डिफरेंट टाइप, ये टाइप कौन सा है। तो एक तो मैंने अभी अभी बता दिया आपको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन उसके अलावा भी कोई और रिएक्शन दिख रही है ये, एग्जैक्टली तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ साथ कौन सी दूसरी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें Ag पहले NO3 के साथ था लेकिन प्रोडक्ट में किसके साथ आ गया, Cl, और ये Cl रिएक्टेंट में किसके साथ था, सोडियम के साथ। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ कटायन आयन। ठीक है, तो इसीलिए किसका एग्जाम्पल भी है, डबल डिकम्पोजिशन का। तो आप अपने सेफर साइड के लिए दोनों रिएक्शन का नाम लिख कर आएंगे। ठीक है, नाउ बी पार्ट है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, अगर कोई रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो आंसर है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, उसके अलावा उसका नाम, उसका कॉमन नेम अगर बुक में कहीं यूज़ हुआ या एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, सो आई एम टेलिंग दैट ऑल्सो। तो ध्यान से सुनो ये सब। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम में जैसे ही वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और का नेम होता है स्लेक्ड लाइम या समटाइम कॉल्ड एज लाइम वाटर। ठीक है ना, तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन हमने पढ़ी है देखो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सो एंडो। ठीक है, तो ये कौन सी है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलके क्या दे रहे हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो 2 रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक्चुअल में ना एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक क्यों है वो आप, मैंने वीडियो बनाई हुई है टाइप ऑफ रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक 1, उससे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा वाई इट इज़ सो। बट यहाँ पे मैं एक्सोथर्मिक नहीं लिख रही हूँ बिकॉज हमें हीट का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि हीट निकल रही है, हीट यूज़ हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक ही अपना आंसर रख रही हूँ। सी पार्ट कहता है KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसका नाम याद नहीं रहता है नो प्रॉब्लम। पोटेशियम क्लोरेट किस में, एक रिएक्टेंट किस में टूट रहा है, 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है, KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ,
जब एक रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है तो वो क्या बोलते हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, डिकम्पोजिशन। तो ये एक्चुअल में स्टार्टिंग के 3 पार्ट थे, 3 पार्ट 1 1 1 मार्क ईच है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द अबव रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वाई इज द रिएक्शन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब कहता है इन तीनों में से, ज़रूरी नहीं है इन तीनों में से सिर्फ एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसी है जो कि क्या है, प्रेसिपिटेशन है। और कौन सी रिएक्शन है, देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी वाली दिख रही है, ए वाली दिख रही है, ठीक है। अब पहले तो पूछते हैं कौन सी है, तो जो रिएक्शन है हम वो रिएक्शन लिख देंगे, AgNO3 वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो हम रिएक्शन लिख देंगे, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन में आंसर पूछा गया ना उस अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। सिर्फ ये लिख देने से कि ए वाली है या फिर कौन सी है, तो हमें रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना पूरी। नाउ व्हाई इज अ रिएक्शन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, आपको एक्सप्लेन भी करना है प्रेसिपिटेशन क्यों है, फिर आप बताओगे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और उसके साथ आप बताओगे कि यहाँ पर दो लिक्विड AgNO3 और NaCl दोनों लिक्विड थे, जैसे ही दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एक इनसॉल्यूबल बन गया, ठीक है, इनसॉल्यूबल बन गया, और क्या बन गया, एक PPT बन गया, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट ये 3 मार्क है, नीचे वाला 2 मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछा है और वाई भी पूछा है, ठीक है। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत MCQ, आजकल MCQs बहुत आते हैं एग्जाम में, तो MCQ फॉर्म में बहुत पूछते हैं, ठीक है। नाउ लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पे सिंपल सिंपल, ये बहुत बेसिक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो प्रोसेस रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए यू कैन रेफर टू माई 1 वीडियो पार्ट 5, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको अपने लिंक में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको गिवन है, इसे पूछता है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है एंड रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो आपको अपना आंसर बहुत क्रिस्प रखना होता है, जो पूछा है वो वही बताना होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ आप और बताएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताना है आपको इसमें, एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताना है। अब अगर आपने मेरी पार्ट 5 वाली वीडियो देखी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो वो ऑक्सीडाइज्ड है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना है, हाइड्रोजन निकलना। तो यहाँ पर जिंक अकेला था रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। आप ऐसे दिखा सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड था बट ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या प्रोसेस है, रिडक्शन है। सो ऑक्सीडाइज स्पीशी वो है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का। रिड्यूस स्पीशी कौन से, जिसका रिडक्शन हुआ है, मतलब कॉपर ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस हमेशा क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। कभी भी इसमें प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल मत लिखना, ना कॉपर और जिंक ऑक्साइड तो आंसर ही नहीं होगा, जिंक और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इसी से ही कुछ कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको पूछा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट पार्ट, अब पूछते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन फॉलोइंग रिएक्शन। आपको 2 रिएक्शन दी है, इसमें भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस पूछता है, ठीक है ना। तो इस तरह के मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, मतलब मेन थिंग इज आपको इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है
या डेफिनेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस। सो पहली वाली रिएक्शन हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट पीबीओ। पीबीओ क्या होता है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड प्रोडक्ट में क्या बन गया है? सिर्फ लेड, मतलब ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन सी है? पीबीओ। ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन CO2 बन गया प्रोडक्ट में जाके, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीडाइज स्पीशीज कौन सी है? कार्बन। प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखने हैं जब भी आपको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस सब्सटेंस पूछा जाए, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको क्या दे रहा है प्रोडक्ट में? MnCl2। एंड अब देखो MnO2 से MnCl2 बन गया, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूस स्पीशी, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। रिड्यूस सब्सटेंस क्या है? MnO2। मैंने यहाँ पे रिड्यूस को RED और SB लिख दिया, आप एग्जाम में पूरा पूरा लिख कर आएंगे रिड्यूस सब्सटेंस। यहाँ मेरे को स्पेस थोड़ा कम है, सिर्फ इस पर लिखा मैंने, ठीक है ना। एंड HCl, अब HCl में यहाँ पर अब ये मत जाना कि H2O हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है जो कि अभी 10th क्लास में हो आप, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता सकती, बट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बट यहाँ ध्यान रखना, HCl में से Cl में से हाइड्रोजन हट गया है। सो हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और वो कहाँ हो रहा है? वो HCl से Cl2 पे हो रहा है, यहाँ पे मत जाना, ठीक है ना। Cl2 पे जाना है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा है। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। एक्चुअल में ये नहीं होता, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कुछ और होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। बस इतना देखो कि क्लोरीन में से हाइड्रोजन हट गया, इसीलिए उसे Cl2 बोलते हैं, और Cl2 बन गया इसीलिए उसे ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या बना है हमारा? HCl, क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज, why is respiration considered an exothermic reaction? Or write a balanced chemical equation for the reaction that take place during respiration. देखो रेस्पिरेशन की बात की गई, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने रेस्पिरेशन को एक प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, बट फिर भी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सम टाइम इट इज़ एन MCQ ऑल्सो, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया एज एन इम्पॉर्टेंट वन। ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसलिए। अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने हैं आपको, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। अब देखो ऊपर वाले में तो जो मैंने और से ऊपर पार्ट लिखा है, इसमें पूछा नहीं है कि राइट अ रिएक्शन, बट यू हैव टू एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ये प्रूव करना है कि वो एक्सोथर्मिक कैसे है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है, बट इट्स बेटर कि आप लिख दो रिएक्शन भी। तो रेस्पिरेशन के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। ये एक्वस, क्योंकि हमारे ब्लड में मिक्स होता है, तो एंड ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में मिक्स होती है, इसीलिए एक्वस फॉर्म में। जब ऑक्सीजन से फूड मिलता है, मतलब ग्लूकोज मिलता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? कौन सी गैस निकलती है हमारी? 6CO2। ब्लड में ही मिक्स होती है भी, बाद में ब्लड प्योर होता है जब CO2 निकल जाता है लंग से बाहर, और साथ में बनती है हमारी एनर्जी, ठीक है। सो जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ निकलती है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक कहलाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए एंड हेंस यू कैन प्रूव कि सिंस देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी whenever there is a respiration, that's why this reaction is known as exothermic reaction, ठीक है। और वाले पार्ट के लिए क्या करना है? पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे,
फिर पूछता है आइडेंटिफाई द टाइप, तो फिर आप बताएंगे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फिर आपको पूछता है जस्टिफाई द नेम, नेम को जस्टिफाई करना है। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ जस्टिफिकेशन था, आप रिएक्शन लिख दोगे तो इट्स वेल एंड गुड। और जस्टिफिकेशन, अब जस्टिफिकेशन आप इसीलिए बताओगे क्योंकि इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दैट्स वाई ये कौन सी रिएक्शन को बोल रहे हैं, हम एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। अब और वाले पार्ट के लिए एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, गिव वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देना है इसी टाइप का। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जितने भी आप याद कर रहे हो, जितनी भी रिएक्शन याद कर रहे हो, उन सब के लिए ना आप एक एक दो दो एग्जाम्पल याद करके रखना। ठीक है, हर बार एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि रिएक्शन दे देते हैं और फिर पूछते हैं अच्छा बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। तो आप अपनी तरफ से कम दो दो एग्जाम्पल हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन के याद रखना। तो गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, तो एक्सोथर्मिक का एक और एग्जाम्पल दे देते हैं जिसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किया था। नेचुरल गैस क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन होता है, CH4। CH4 की बर्निंग, बर्निंग किसके प्रेजेंस में की जाती है, ऑक्सीजन। तो क्या देता है ये, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब आपको ये रिएक्शन ना बैलेंस रखनी है, अब ये बैलेंस है। ठीक है, CO2 गैस बनता है, H2O लिक्विड बनता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, प्लस में एनर्जी भी निकलती है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो जितने भी रिएक्शन है ना, एक्सो, एंडो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, उनके हर एक रिएक्शन के कम से कम दो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कैन वी स्टर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद अ कॉपर स्पून, वाई और वाई नॉट, सपोर्ट योर आंसर। कैन वी स्टर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, पहले तो वो लिखेंगे हम, AgNO3। ठीक है, कहते हैं AgNO3 का सोल्यूशन है, मतलब एक्वस है। क्या इसको कॉपर स्पून से, मतलब कॉपर, ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं इसको क्या दिखाना चाह रही हूँ, ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखा है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो AgNO3 और कॉपर मिला है, अब आपको बताना है, अगर देखो कोई रिएक्शन नहीं होगी तो बिल्कुल हम कॉपर से AgNO3 को मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन हुई तो AgNO3 और कॉपर तो अपने अपनी पोजीशन, अपने अपनी जो एक्चुअल उनकी आइडेंटिटी है वो लूज़ कर जाएगा। तो अब बताओ क्या AgNO3 यहाँ पर Ag को कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो कॉपर बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है एग्जाम में हमेशा। तो आप अपने आंसर को कैसे करोगे, आप ये आंसर बताओगे, नो वी कैन नॉट। ठीक है, वी कैन नॉट स्टर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद अ कॉपर स्पून बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। ठीक है, जिसकी वजह से कॉपर कैन इजीली डिस्प्लेस Ag फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, और फिर आप ये रिएक्शन दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज़ अ 2 मार्कर क्वेश्चन, कैन वी स्टर और स्टर, क्या हमको मिक्स कर सकते नहीं कर सकते, तो आप पहले बताओगे कैन वी स्टर, तो पहले यहाँ तक का आंसर देना है, नो वी कैन नॉट स्टर, वाई और वाई नॉट, तो आपको यही बताना है हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है जो कि Ag को बहुत इजीली डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपको आंसर को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सो क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी इसी वजह से हम इसको स्टर नहीं कर सकते विद कॉपर स्पून। बी पार्ट, why a brown coating is formed on iron rod when iron rod is kept dipped in copper sulfate solution for some time। तो अगर आपने मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, तो आपको आंसर पक्का आता होगा।
क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं इसमें, आयरन रॉड को हमने किस में डिप करा है, कॉपर सल्फेट। सेम, तो हम पहले वही लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है मतलब एक्वस है, आयरन रॉड है मतलब वो सॉलिड है। आयरन किस कलर का होता है, ग्रे कलर का। कॉपर सल्फेट किस कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अब क्या होता है, तो इससे साफ साफ बोल रहा है जो आयरन के ऊपर है ब्राउन कोटिंग बन गई है, इसका मतलब रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो ब्राउन कोटिंग क्यों बनी, वाई। फिर बोलता है व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन कलर ऑफ सोल्यूशन, मतलब आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग के साथ साथ जो ब्लू कलर है, एक्चुअल में जो ब्लू कलर था क्या उसका भी कोई कलर चेंज हुआ है। तो मैंने अपनी हर वीडियो में ये ज़रूर बोला है आपको कि जो भी कंपाउंड या सोल्यूशन में जिसमें हमें कलर पता करना है या कलर बन रहा है, तो उसके कलर भी आपको बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, FeSO4 बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। ठीक है, प्लस में कॉपर अलग हो जाता है। अब कॉपर ये अलग हो जाता है, इसी वजह से ये किस में बदल जाता है, ब्राउन कलर सॉलिड बन जाता है। कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का ही होता है, ब्राउन कलर सॉलिड। और ये किसके ऊपर बन जाता है, ये आयरन रॉड के ऊपर बन जाता है। और FeSO4 ब्लू कलर से धीरे धीरे सोल्यूशन किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, सो लाइट ग्रीन। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉलिड सोल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज लाइट ग्रीन इन कलर एंड फॉर्म कॉपर सॉलिड, एंड इसकी वजह से देयर इज अ ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन रॉड। ठीक है, कलर चेंज क्या है वो हमने बता दिया। रिएक्शन लिखनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आंसर में अगर कुछ पार्ट छूट जाता है, बट अगर वही पार्ट आपकी इक्वेशन एक्सप्लेन कर देती है ना, तो देर इज़ नो चांस दैट यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड इक्वेशन आते हैं ना, सो जस्ट राइट द इक्वेशन। सोचना नहीं है कि इक्वेशन लिखें या ना लिखें। सी पार्ट, अ ग्रीन कोटिंग डेवलप्स ऑन द कॉपर वेजल इन द रेनी सीजन। ठीक है, एंड वाई। अच्छा, इससे पहले जो बी पार्ट में टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिख देना, क्यों हो रहा है ब्राउन कोटिंग क्यों बनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ना इसमें भी। ठीक है, अ ग्रीन कोटिंग डेवलप्स ऑन द कॉपर वेसल, रेनी सीजन में कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रस्टिंग का एग्जाम्पल है। क्यों डेवलप हो जाती है, ड्यू टू दी कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का कोरोजन हो जाता है। ठीक है, और कॉपर का कोरोजन किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर CO2 प्लस H2O प्लस O2 प्लस कॉपर। क्या बना देता है ये, कॉपर कार्बोनेट एंड बेस होता है, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। और यही कंपाउंड किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो अगर आपको इन केस ये रिएक्शन याद रहते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप रिएक्शन याद कर लो, बिकॉज रस्टिंग एंड कोरोजन पार्ट सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, थर्ड चैप्टर में भी है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस कोरोजन कॉपर अपना कलर चेंज कर लेता है, मतलब कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब हीट रिलीज हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ऐसे ही एंडोथर्मिक का मतलब जो क्या होता है, जब हीट यूज हो। हीट यूज कहाँ पे, मतलब हीट अब्जॉर्ब हो। अब वो किसी भी फॉर्म में, चाहे लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, चाहे एनर्जी, मतलब किसी भी फॉर्म में। फर्स्ट इज वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। अगर आप ये वीडियो सही से देख रहे हैं ना, तो जस्ट हमने स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन था जिसमें H2O ऐड किया था हमने, किसमें, क्विक लाइम, CaO। क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बोला था ये टाइप है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन का, बट मैंने आपको क्या बताया था, ये किसका एग्जाम्पल और होता है, ये एक्सोथर्मिक का भी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना हीट निकलती है। इसमें अगर आप
अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना तो उसमें ऐसे एक डायग्राम की बना है जिसमें बीकर के ऊपर ऐसे ना हाथ लगा रखा होता है, क्योंकि वो चेक करना चाह रहे होते कि क्या बीकर का टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट निकलेगी। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है। नेक्स्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स एक्चुअल में क्या है, मतलब जिंक मेटल के साथ है। ठीक, सो जिंक में हमने क्या ऐड किया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट के जैसे DIL लगा देते हैं, H2SO4। देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना मेजरली रिलेटेड है चैप्टर 3 से, बट ये रिएक्शन का ही पार्ट है तो ये चैप्टर 1 में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, सो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन हमें क्या देता है? ये ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जब भी मेटल के रिएक्शन किसी एसिड से होती है ना या बेस से होती है, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, तो ये भी हीट रिलीज करती है। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब इट बिकम्स कोल्ड। अब यहाँ पे देखो आपको आंसर ने साफ साफ दे दिया है कि वो ठंडा हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं, अब वो ठंडा हो गया, मतलब हीट तो नहीं निकल रही है, अब वो ठंडा हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसने एटमॉस्फेयर से उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, सो वो देखो कोल्ड हो गया ना, मतलब एनर्जी हीट निकली तो है नहीं, तो एक्सो तो है नहीं, तो एक्सो नहीं है तो क्या हुआ? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो ये भी जब डिकम्पोजिशन होता है ना तो साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। देखो स्टार्टिंग की मैंने जो 2 रिएक्शन है उसमें रिएक्शन लिख दिया आपको जो समझाने के लिए, इसमें रिएक्शन पूछी नहीं थी, इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है, एक्सो है या एंडो है, बस। एक्सप्लेनेशन भी नहीं पूछी कि क्यों एक्सो है क्यों एंडो है, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, दैट्स इट। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मतलब H2O का टूटना किस में? H2 और O2 में। तो इफ़ यू रिमेंबर, जब भी पानी टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो क्या होता है? हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये होता ही नहीं है ना। और देखो वर्ड में ही लिखा इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। तो मैंने क्या कहा? जब भी एनर्जी यूज़ हो किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट की फॉर्म में, वो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। 6th पार्ट, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। अब सेम सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, सिल्वर क्लोराइड AgCl ग्रे बन जाता है टू फॉर्म सिल्वर मेटल, मतलब ये किस में बन रहा है? Ag में। अब Ag अकेला तो जाएगा नहीं ना, क्लोरीन भी है साथ में, तो क्लोरीन गैस भी निकलेगी। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, मतलब एरो के ऊपर क्या यूज़ हो रहा है? सनलाइट यूज़ हो रही है। सो सेम मैंने अभी बताया आपको, एनर्जी यूज़ हो किसी भी फॉर्म में, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट या लाइट, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडो। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का। अगर मैं पूछूं इसका क्या नाम और हो सकता है तो ये कौन सी है? फोटोलिसिस, मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका और एक्सप्लेनेशन आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, फोटोलिटिक का मतलब होता है लाइट की हेल्प से किसी भी चीज़ का टूटना, तो यहाँ पे AgCl टूट गया, Ag और Cl में ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, you must have tasted or smelt the fat containing food material left for a long time. Such food tastes and smell bad. बहुत देर तक किसी भी फूड मटेरियल को ओपन छोड़ दो तो वो क्या हो जाता है? उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाती है, उसमें अच्छी नहीं आती। वट इज़ द रीज़न फॉर दैट? क्यों, क्या रीज़न होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब फूड का ऑक्सीडेशन और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रैंसिडिटी। तो लिखा भी है ना आगे, नेम द फिनोमेना, उस प्रोसेस को नाम बताओ, तो क्या बोलता है उसे? रैंसिडिटी। लिस्ट टू मेजर फॉर इट्स प्रिवेंशन, रैंसिडिटी को कैसे रोका जाए?
तो क्या होता है पहला, या तो रेफ्रिजरेट कर दो फूड को, टेम्परेचर डाउन, ऑक्सीडेशन डाउन, ठीक है, या फिर क्या कर दो, कोई भी फूड है उसे एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करो। हवा नहीं जानी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फूड को ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और भी मेजर प्रिवेंशंस हैं, यू कैन रेफर टू द वीडियो। मैं एक और प्रिवेंशन बता देती हूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं किस में, चिप्स पैकेट्स में, क्योंकि नाइट्रोजन कैसी होती है, इनर्ट होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगी, ठीक है। तो फूड रैंसिड होगा नहीं, जल्दी से खराब होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एज सच बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो नहीं है वैसे, बट इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म पूछ लेता है, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा है कि प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग गैस CO2 की प्रेजेंस का कोई टेस्ट बताओ, लेकिन इसका ना ऑल्टरनेटिव फॉर्म पूछ लेता है। मैं बताती हूँ कैसे। CO2 की प्रेजेंस का अगर हमें कोई टेस्ट बताना है तो देखो, CO2 दो टेस्ट हैं। पहला बहुत ईजी है, जो सबको पता है, जो कि ये क्या कर देता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। एक्सटिंग्विश मतलब आग को बुझा देता है। पढ़ा होगा आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो गैस निकलती है वो जो CO2 गैस से निकलती है, ठीक है, आग बुझा देती है ये। दूसरा, अगर मैं CO2 को पास कराऊं थ्रू लाइम वाटर से, ठीक है, तो लाइम वाटर क्या होता है, टर्न्स मिल्की, मिल्की बन जाता है, मतलब वाइट हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था लाइम वाटर क्या होता है, अगर इसकी रिएक्शन में लिखूं, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। अगर इसमें मैं CO2 पास कराती हूँ ना, CO2 गैस है, लाइम वाटर एक्वस होता है, ठीक है। जैसे मैं इसमें गैस पास कराती हूँ, ये क्या बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बन जाता है। और इसकी वजह से जो लाइम वाटर है, जो यहाँ पे कलरलेस होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वाइट PPT बन जाती है, सॉलिड होता है, घुलता नहीं है, ये इनसॉल्युबल होता है, तो ये वाइट PPT बन जाती है। और साथ में क्या निकल आता है, H2O, ठीक है। तो H2O सोल्यूशन में ही है, बट ये वाइट PPT नीचे सेटल डाउन हो जाती है। सो ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है किसका, प्रेजेंस ऑफ गैस का, कौन सी, CO2। इसी के बेसिस पे अगर आपने देखा हो ना, आपकी NCERT बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें, मतलब क्वेश्चन ये, वो जो येलो से बॉक्स होता है ना, उसमें लिखा हुआ है ये, और उसमें ये लिखा है कि जो जब हम वाइट वॉश करते हैं, वाइट वॉश में ना हम ये यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो ये बनता है स्लेग लाइम, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जिस टाइम हम वाइट वॉश करते हैं ना अपनी वॉल्स पे, तो उस टाइम पे उनमें शाइन नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब जस्ट 2 3 4 डेज आफ्टर, उनमें शाइन आ जाती है थोड़ी, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल पेंट की तरह चमकने लगेंगे, बट थोड़ी सी शाइन आ जाती है। वो शाइन किस वजह से आती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होते हैं ना, वो उस वॉल के वाइट वॉश से मिक्स होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। कैल्शियम कार्बोनेट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, लाइमस्टोन, जो मार्बल्स होते हैं ना, मार्बल्स होते हैं, इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। मार्बल में हल्की सी शाइन होती है, तो वो शाइन वॉल्स पे ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो ये उस बॉक्स में गिवन है, ये मैंने अपनी वीडियो में बता नहीं पाई, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पूछता है हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए जो टेस्ट है वो ऐसा कोई रिएक्शन की फॉर्म में नहीं है, इट जस्ट एक्सप्लेनेशन, कि हाइड्रोजन को जब भी हम बर्न करते हैं, मतलब इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। मतलब कोई बर्निंग कैंडल है और जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर उस टेस्ट ट्यूब के माउथ में बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेकर आऊँगी तो वो ना बुझ जाती है एकदम से, मतलब बुझ जाती है, और साथ में एक छोटी सी पॉप ऐसे पट करके आवाज़ आती है, ठीक है। बहुत हल्की होती है बट ईजिली आपको आइडेंटिफिएबल होती है, ठीक है।
नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम्स में. एंड दिस इज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट. अब देखो यहाँ पे 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया. अब इसका ये, इसमें ये मत सोचना है 2 ग्राम को 2 जो नंबर है उसको कहीं यूज़ करना है क्या, कहीं यूज़ नहीं करना है. वो सिर्फ बताए कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. अब मैंने आपको बताया था फेरस सल्फेट जो होता है ना वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, FeSO4.7H2O. ये क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअल में. ठीक है, कभी भी फेरस सल्फेट FeSO4 नहीं होता, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. जो किस कलर का होता है अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में प्रॉपर पिक्चर्स के थ्रू दिखाया था कि पहले क्या कलर होता है, बाद में क्या कलर चेंज हो जाता है. लाइट ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, कहते हैं इसको हीट किया ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. बॉइलिंग ट्यूब टेस्ट ट्यूब जैसी होती है, बस टेस्ट ट्यूब से थोड़ी सी और मोटी और थोड़ी बड़ी होती है, बस टेस्ट ट्यूब जैसी होती है. बॉइलिंग ट्यूब में से हीट कर रहे हैं, ड्राई है मतलब बॉइलिंग ट्यूब में कोई वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है. तो आपको 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है. देखो 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है आपको. सो अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बताया है FeSO4 का, तो पहली ऑब्जर्वेशन आप क्या बता सकते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब. क्यों, क्योंकि जब हम पहले हीट करते हैं FeSO4 में से जो H2 है ना ये निकल जाता है पहले, तो ये इवेपोरेट होता है. तो बॉइलिंग ट्यूब नीचे से गर्म है बट ऊपर से तो हम हीट नहीं कर रहे होते ना, तो इसीलिए वाटर वेपर ना माउथ पे जाके ऐसे जम जाता है. ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर वो कंडेंस हो जाते हैं माउथ पे एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. दूसरा, और कहते जैसे जैसे हम उसे हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है स्टार्टिंग में. जब पानी बिल्कुल हट जाता है, पानी बिल्कुल निकल जाता है तो ग्रीन से वाइट हो जाता है. और एट द एंड वो क्या बन जाता है, ग्रीन कलर चेंजेस टू ब्राउन फेरिक ऑक्साइड. ब्राउन Fe2O3 बना लेता है. ठीक है, इसके अलावा मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको बता देती हूँ. इट गिव्स बर्निंग सल्फर स्मेल. क्यों, क्योंकि जब हम FeSO4 को हीट करते हैं ना SO2 SO3 भी निकलती हैं, तो उन गैस की जो स्मेल होती है वो बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल होती है. तो ये मैंने 3 ऑब्जर्वेशन, अगर आपको कोई 2 लिखनी है तो आप कोई भी 2 याद कर सकते हो. नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. इसकी में रिएक्शन कौन सी होती है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज हो रहा होता है इसमें FeSO4. ठीक है ना, और थर्मल मतलब हीट कर रहे हैं तो हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है. सी पार्ट बोलता है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म. तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. FeSO4 को जब हमने हीट किया, ये हमारे पास सॉलिड है, हीट किया तो हमें क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. अब ये इक्वेशन ना आपको बैलेंस्ड लिखनी है. ठीक है ना, तो बैलेंस के लिए ये वन वही बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. ठीक है ना, इनके आपको नाम भी लिखने हैं. सो दिस इज योर फेरिक ऑक्साइड. ये आपका ब्राउन कलर का होता है, आप चाहो तो कलर भी लिख सकते हो. SO2 दैट इज सल्फर डाई ऑक्साइड. डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन है, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन है. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर तो 3 मार्कर क्वेश्चन जैसा है क्योंकि 3 पार्ट है डिफरेंट. बट इसके अलावा भी ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं या फिर 5 मार्कर में 2 मार्क का ये क्वेश्चन दे दे, 3 मार्क का कुछ और दे दे. तो ये क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन का. एंड इसी के साथ एक लेड नाइट्रेट वाला भी क्वेश्चन है जो कि मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन तो वीडियो में भी हर वीडियो में के बाद मैं क्वेश्चन कराती ही थी, बट उसके अलावा भी जो कुछ और मेजर क्वेश्चन जो रिपीटेड आए हुए हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ. लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in this question, what is a balanced equation? Why should chemical equation be balanced? Balanced equation क्या होती है? In which number of reactant should be equals to number of products.
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास शुड नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट की तरफ हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए। अब आप चाहो तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बहुत ईजी एग्जाम्पल ले रही हूँ, H2 + O2 गिव्स H2O। अभी देखो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन ना, H2 दो हैं, यहाँ प्रोडक्ट में भी दो हैं, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो हैं, प्रोडक्ट में एक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन यहाँ पे डबल एंड यहाँ पे डबल। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। बी पार्ट बोलता है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैज टेकन प्लेस। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई होती है ना, उससे कुछ 3-4 क्राइटेरिया होते हैं जिससे हमें पता चलता है रिएक्शन हुई है। पहला क्राइटेरिया चेंज इन कलर। अब ये आपसे पूछ भी सकते हैं राइट दी डिफरेंट क्राइटेरिया, राइट दी डिफरेंट इंडिकेशन विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो आप ये भी लिख सकते हो चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके अलावा और क्राइटेरिया भी होते हैं, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। और एक और क्राइटेरिया होता है चेंज इन स्टेट या चेंज इन स्टेट, ठीक है, मतलब लिक्विड से सॉलिड हो गया या गैस से लिक्विड हो गया, इस तरीके से। तो पहला करते हैं इसमें चेंज इन कलर। कलर में चेंज का आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से इसको सेटिस्फाई करना। तो देखो अगर आपने अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने FeSO4 वाला किया, उसमें ग्रीन से किस में चेंज हो गया था? ब्राउन में चेंज हो गया था, आप वो लिख सकते हो। या और इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन किया इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट ब्लू से किस में चेंज हो गया था? ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास कलर वाले ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं एक ईजी सा एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पे, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये आपका ब्लू कलर का होता है और किस में चेंज होता है? ग्रीन में। देखो केमिकल रिएक्शन हुई है, बिल्कुल कौन सी है वो भी है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। पूछा नहीं है डिस्प्लेसमेंट बताना है कि नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना। सो आप एक्सो एंडो का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जाम्पल दे देती हूँ। CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O प्लस हीट। तो रिएक्टेंट में हीट कम है, एनर्जी कम है, टेम्परेचर कम है, बट प्रोडक्ट में टेम्परेचर बढ़ गया। सो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्शन हुई है इसका मतलब। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? अच्छा रिएक्शन ना बैलेंस रखना हमेशा, ठीक है। अगर मैं नहीं भी रखती हूँ या मैं मिस कर जाती हूँ तो यू शुड बैलेंस द इक्वेशन। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब दो हमने क्या लिया? लिक्विड लिया, एक प्रेसिपिटेट बन गया। इसका भी एग्जाम्पल अभी हम कर चुके हैं। एक और बता देती हूँ आपको, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये बना लेता है BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस रखना इक्वेशन हमेशा। अब ये दोनों ना किस फॉर्म में होते हैं? एक्वस, ये भी एक्वस। जो BaSO4 बनता है ये बन जाता है सॉलिड, वाइट PPT बन जाता है, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में प्रॉपर पिक्चर्स के थ्रू आपको बताया हुआ है। और ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, सॉरी। सो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें गैस निकलती है, जैसे कि जिंक में H2SO4 डाल दिया तो बन गया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का।
चेंज इन स्टेट का देखो, एक तो ये भी एग्जांपल है जिसमें दो एक्वस लिए हैं, सॉलिड बन गया, तो ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। इसके अलावा ये ऊपर वाला भी चेंज इन स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, जिंक सल्फेट एक्वस है और H2 गैस है, तो देयर इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट है। ठीक है, सॉलिड एक्वस में हमारा गैस भी बन गया। सो इस तरीके से हमारे पास ये 5 क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता चलता है केमिकल इक्वेशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ये बी पार्ट भी मैंने वीडियो में मिस कर दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। कीप रिमेंबर दिस इन योर माइंड। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and china dish is placed in sunlight। तो देखो, इफ़ यू रिमेंबर सिल्वर क्लोराइड जस्ट अभी हमने थोड़ा पहले क्वेश्चन किया था, ये उसी का ही थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी ये देखो रिसेंट 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये पूरा ना इसे पैराग्राफ फॉर्म में है, तो आप इसमें ABCD नहीं दिया हुआ, तो आप लाइन टू लाइन का ही आंसर देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई मिस मत कर जाना, ऐसे में मिस करने के बहुत चांस होते हैं। AgCl को चाइना डिश में लेता है, हीट मतलब सनलाइट में रख देता है। फिर योर ऑब्जर्वेशन क्या है, तो पहले आप अपना आंसर क्या दोगे? ऑब्जर्वेशन दोगे। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई? तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो वाइट कलर होता है, वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है? चेंजेस टू ग्रे। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी, तो ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद पूछता है केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, बताओ ज़रा। इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना हमेशा, तो आप यही लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन आपकी कौन सी यूज़ हुई है, मतलब क्या था? सिल्वर क्लोराइड। AgCl से क्या बन गया था? सॉलिड था ये, Ag बना सॉलिड प्लस में Cl2 गैस। बैलेंस कर दी हमने। एरो के ऊपर इंडिकेट करना है फैक्टर, कौन सा है? सनलाइट। अब बैलेंस है ये प्रॉपर, क्योंकि कंडीशन भी मेंशन करनी है। सिल्वर बना है तो ये वाइट था, ये सिल्वर बन गया, ये ग्रे कलर का बन जाता है। आइडेंटिफाई टाइप, आप टाइप ही बताना है, तो कौन सी ये टाइप है रिएक्शन की? टाइप ऑफ रिएक्शन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, आंसर बहुत टू द पॉइंट है, इसके अलावा कुछ और कहीं नहीं जाना। तो देखो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बट फॉर्म अलग अलग है, या फिर डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, बार बार। या बैलेंस, तो एक बैलेंस पॉइंट तो आपका ऐसा हो गया जो कि बाय डिफॉल्ट है, वो करना ही करना है आपको। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। ये भी मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन में पिक्चर्स के थ्रू प्रॉपर बताया हुआ है अलॉन्ग विद द कलर। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर टू, रिसेंट क्वेश्चन है बहुत। कहते हैं लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को ऐड किया है किसमें? पोटेशियम आयोडाइड में। तो मैंने इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से बता रही हूँ। लेड नाइट्रेट था PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, सोल्यूशन है, एक्वस है। किस सोल्यूशन में ऐड किया हमने? पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये भी एक्वस है। अब क्या होता है, क्या होता है इसमें? KNO3 बनता है, ये एक्वस बनता है, साथ में PbI2 बन जाता है, ये सॉलिड बन जाता है। अब PbI2 का कलर होता है येलो कलर। ठीक है ना, तो राइट द नेम एंड कलर ऑफ कंपाउंड प्रेसिपिटेट। नेम क्या है उस कंपाउंड का? लेड आयोडाइड, एंड कलर क्या बना है उसका? येलो कलर। ठीक है, सेकेंड पार्ट मैंने बता दिया आपको। थर्ड पार्ट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, जस्टिफाई और आंसर। अब टाइप बताओ इसका,
तो एक तो हमें पता चल गया सॉलिड बना है दो लिक्विड से, मतलब एक तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जस्टिफिकेशन में आप यही लिखेंगे, बिकॉज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड और इनसॉल्युबल इन द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टू एक्वस सॉल्यूशन, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन होगी। दूसरा डबल डिकम्पोजिशन भी है, पूछा नहीं है बट हम सेफर साइड के लिए लिख देंगे। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है? बिकॉज देर इज अ एक्सचेंज ऑफ कटायन आयन। लेड यहाँ पे किसके साथ था? नाइट्रेट के साथ। प्रोडक्ट में किसके साथ चला गया? आयोडाइड के साथ, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसके अलावा ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं ना, ये अगर आप कर लेते ना तो भी फार मच इनफ है। मतलब आप चैप्टर 1 बहुत अच्छे से कराओगे अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी कर लिए तो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सबका एक एक इक्वेशन दे देना है। हीट के लिए अभी हमने कितने सारे एग्जाम्पल कर लिए, लाइट की फॉर्म में AgCl वाला कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में H2O वाला कर लिया, ठीक है। तो एक्सप्लेन तो मैं तीनों कर ही चुकी हूँ, बस आपको इक्वेशन लिखनी है तीनों की। 14th क्वेश्चन कहता है इनको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो जैसे अभी हमने किया था ना लगभग वैसा सही क्वेश्चन है, ठीक है। 15th पार्ट बैलेंस द, एंड आई गेस ये 14 शायद वही ही पार्ट है, बिकॉज हाँ ये वही पार्ट है सिमिलर। इसके अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। 15th क्वेश्चन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस नहीं है ये। थर्ड 3 पार्ट जो स्टार्टिंग के हैं ये बैलेंसिंग के हैं। देन बोलता है फिर से बैलेंसिंग है, लेकिन उसमें आपको वर्ड इक्वेशन दी है। सो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये NCERT के ही हैं, ठीक है। फिर भी अगर इन्हें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है या फिर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको समझा दूंगी अलॉन्ग विद द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, वाटर का टूटना। गैस कलेक्ट करते हैं कैथोड एनोड पे, ये मेरी वीडियो में अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू विद दैट वंस। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड 1 इलेक्ट्रॉन इज डबल ऑफ द अदर बाय इलेक्ट्रोड एक्चुअली, ठीक है। एक पे डबल होती है, एक पे क्यों होती है? क्योंकि जो H2 और O2 बनता है वो 2:1 के रेशियो में होता है, ठीक है ना। H2SO4 क्यों डालते हैं? वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए, उसमें आयंस आ जाते हैं। मेंशन विद द कलर चेंज, सिल्वर एक्सपोज टू सनलाइट क्या चेंज होता है? वाइट टू ग्रे चेंज हो जाता है। कॉपर पाउडर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है? ब्राउन टू ब्लैक हो जाता है। रीज़न भी बताना आपको, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स होता है, ऊपर वाले में क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। पीस ऑफ जिंक, इसमें क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। सॉरी डिस्प्लेसमेंट, लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी। जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मैंने पढ़ लिया सल्फ्यूरिक एसिड। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीटेड फॉर्म में एक ही टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन, ठीक है। So solve these question. You can take a screenshot if you want. Solve these question. कुछ MCQs भी मैंने रखे हैं यहाँ पे, बिकॉज आजकल MCQs आते ही आते हैं। सो MCQs को भी एक बार हम देख लेते हैं बहुत ब्रीफ में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोल रेशियो। देखो मैंने अभी आपको बताया H2O को जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं तो क्या बनाता है? H2 एंड O2। तो इनका मोल का रेशियो क्या है? 2:1, ठीक है। पर ध्यान रखना पहले हाइड्रोजन ही पूछा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, फिर ऑक्सीजन 1। अगर गलती से ऑक्सीजन पहले और हाइड्रोजन होता तो 1:2 हो जाता, तो ऑप्शन चेंज हो सकता है इससे। सो 2:1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, कौन सी एक्सोथर्मिक है? मतलब हीट किस में निकलेगी? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, यस एक्सोथर्मिक। एसिड को डाइल्यूट करते हैं वो भी एक्सोथर्मिक होता है। वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो एक्सोथर्मिक नहीं है, क्योंकि वाटर को इवेपोरेट भाप बनाने के लिए तो हीट हम दे रहे हैं ना, उसे बॉईल करेंगे, उसे हीट देंगे तब जाके वो इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो ये एक्सो नहीं है, ये एंडो है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर होता है कपूर, ठीक है, कपूर की गोलियां होती हैं, उसका सबलाइम होना। तो वो वेपर कब बनता है? जब वो हीट लेता है, एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और वेपर बन जाता है। तो वो हीट यूज़ कर रहा है, दे नहीं रहा है,
तो इसीलिए फर्स्ट एंड 2। अब ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं है, ABCD है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन। अब जो परमैंगनेट सोल्यूशन होता है ना, उसका कलर होता है पर्पल कलर का, वो फेड हो जाता है एंड फाइनली डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। FeSO4 acts an oxidizing agent या कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन। KMnO4 इज अनस्टेबल। तो एक्चुअल में इसका आंसर होता है ए। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज वन ऑफ द एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन जिसमें हुई है। केमिकल रिएक्शन मतलब एक केमिकल चेंज कह सकते हैं जो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, एक बार ग्रेप्स फर्मेंट हो गए मतलब एक बार ग्रेप्स सड़ गए तो वो वापस से ग्रेप्स नहीं बन सकते, तो ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। फूड का ब्रेक डाउन होना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक बार दही बन गई तो वापस से मिल्क में चेंज नहीं हो सकता, तो तीनों ही केमिकल रिएक्शन है। सो दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सिलेक्ट करना है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज करे दूसरों को बट रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर ले वो। तो यहाँ देख लो रिडक्शन किसका हो रहा है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन किसका हो रहा है? मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा ना हमें, तो I2 अकेला था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो I2 वाले प्रोसेस में हो रहा है रिडक्शन, तो इसीलिए इसका हो गया रिडक्शन, इसीलिए यही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो I2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? कौन सी रिएक्शन यूज होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास कंपाउंड क्या क्या ले लेते हैं हम? AgBr का डिकम्पोजिशन करा देते हैं या AgCl का। इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, क्यों? जस्ट मैंने अभी वीडियो में बताया है ये, टू कंजर्व दी मास। वट इज़ अ प्रोडक्ट obtained when lead nitrate is heated? लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, PbNO3। ये किस कलर का कंपाउंड होता है? वाइट कलर का होता है। जैसे हम इसे हीट करते हैं तो क्या बनता है? PbO लेड ऑक्साइड, NO2 प्लस O2, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स देता है। लेड ऑक्साइड येलो बच जाता है सॉलिड, और O2 गैस, ये दोनों गैस होती है, ब्राउन कलर की, कलरलेस है, तो ये दोनों इवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक है ना। इसमें से देख लो ऑप्शन क्या हमारे पास है, लेड ऑक्साइड है तो टिक कर दो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज इन स्टोरेज ऑफ फूड? कौन सी गैस यूज करते हैं? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि यही क्या करती है? स्टॉप एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब कि एयर्स की वजह से या फिर ऑक्सीजन की वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से खाना खराब होता है, मतलब रैंसिडिटी को स्टॉप कर देता है ये। क्यों स्टॉप कर देता है? क्योंकि नाइट्रोजन कौन सी गैस है? इनर्ट गैस है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है। तो मैंने MCQ इतने ही रखे हैं, और इससे पहले जितने भी हमारे पास मेजर जो शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, आप मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया बस, इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी है ना, तो क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत ईजी है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा मेरी सारी वीडियोस से, मैंने उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। So if you like my video, please like and share and subscribe my channel for more videos. Thank you.